फैन चला दो। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। इसमें दो ही चीजें हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी फिगर ठीक से बन जाए, है ना। यही होता है ना, फिगर नहीं बनती उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। उसके बाद आपकी रेशियो जो मैक्सिमम यूज होती है वो है tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा। मैक्सिमम मैं कह रही हूँ tan यूज होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे sin आता है, और कभी कभार कभी जरूरत पड़ जाए तो cos हम यूज करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव सीन tan या sin। क्लियर हो गया। तो जब भी आपने ट्रायंगल में देखना है ना, देर आर सम टीचर्स हु वुड से कि आप रेशियो साइड्स पहले देख लो उसके बाद रेशियो फॉर्म करो। बट मुझे लगता है, वो तरीका मुझे भी सिखाया गया था, पर मुझे लगता है कि ऑलवेज टेक द रेशियो फिक्स। ठीक है। जैसे थीटा लिया तो मुझे पता है tan थीटा बन्नी इन दोनों साइड्स की रेशियो ही है, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस। तो मैं हमेशा पहले रेशियो को फिक्स करती हूँ, देन कैलकुलेशंस में एक स्टेप बढ़ भी जाए तो कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब इतना कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज tan 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दिया है, एंड नाउ आई एम गिवन द वैल्यू ऑफ दिस एज 15, बीसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो देर आर टीचर्स हु वुड से कि x अपॉन 15 करो और फिर ये रेशियो बनती है cot और लिखो cot 30। उसका फायदा क्या है, x इज इक्वल टू 15, cot 30 को लिखोगे, राइट। आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्रॉब्लम पता क्या होती है, जल्दी जल्दी में cot 30 सोचना पड़े ना, जब बार बार 1/√3 है या √3 है, तो उसके लिए फिर मैंने क्या कहा कि हमेशा tan 30 याद रखो और उसको रेशियो फॉर्म कर लो 15/x। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हमने इसको ऐसे यूज किया जैसे बातें करते हुए, आई डिडंट इवन थिंक आई रोट 1/√3, क्योंकि वो इनबिल्ट हो जाता है सिस्टम में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x इज 15√3। अगर हमने दो स्टेप फालतू भी कर लिया यहाँ पर तो कोई खास फर्क करने वाला नहीं है। तो पहली चीज है अपनी रेशियो को फिक्स रखना। ऑलवेज गो बाय दोज रेशियोज जहां पर आपको वैल्यूज याद है, जैसे tan 30, sin 30 को secant 30 सोचना पड़ता है कि tan sin थीटा कितना है ना। उसके बाद उसको रेसिप्रोकल करें, पहली चीज फिक्स हो गई। अब हमेशा आपको क्वेश्चन में दो एंगल्स दिए जाएंगे, दे विल टॉक अबाउट एंगल्स। एक होगा एलिवेशन और एक होगा डिप्रेशन। जब भी आप नीचे खड़े हुए, जहां पर आपको कहा है ना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहां पर आप खुद को इमेजिन करके रखना कि मैं वहां पर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ओवर देयर, एंड देन आई एम ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। या तो बिल्डिंग को देख रहे हैं या किसी टावर को देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज व्हेन यू वॉच अपस्टेयर्स, आप अपवर्ड्स देखते हो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। कभी कभी केस स्टडीज में ना ये चीजें मेंशन की होती है, तो वहां पर समझना नहीं होगा, यू नो व्हाट इज बीइंग रिटन ओवर देयर। आपको फिल्टर करना आएगा कंटेंट कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन में इतना सारा कुछ लिखा हुआ है तो कितना जरूरी है कितना नहीं। ठीक है। तो दिस थीटा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन यू लुक अपवर्ड्स। ये लाइन ऑफ साइट होती है, सामने देख रहे हैं पर किसी चीज को हमने ऑब्जर्व किया तो हमने अपने सिर को ऊपर या नीचे किया है, राइट। बट व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट सम हाइट, ये है आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ यू आर स्टैंडिंग एट सम हाइट एंड नाउ यू लुकिंग टुवर्ड्स डाउन, लुकिंग टुवर्ड्स समवन हु इज स्टैंडिंग बिलो दिस हाइट। तो ये हुई हॉरिजॉन्टल उस केस में, दिस इज हॉरिजॉन्टल, द एंगल नाउ विथ द लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट है आपकी, दिस इज हॉरिजॉन्टल। यहां से आपने नीचे देखा, ठीक है। तो जो एंगल बना इसे बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले तो ये दोनों चीजें बनाओ, उसके बाद विल गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो समझ नहीं आता, बेसिक काइट वाला क्वेश्चन है आपका। एक वो क्वेश्चन है ट्री वाला, ब्रांच टूट गई लिख, उसको लिख, जरूरी है।
एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है। तो क्वेश्चन को ना उसे हमेशा एक लाइन की तरह मत पढ़ना, पैसेज की तरह मत पढ़ना, ऑलवेज सी द सिचुएशन। टावर देखने को कहा है तो अपने आप को कुतुब मीनार के सामने खड़ा होकर देखना कि हम ऊपर देख रहे हैं। फिगर बनानी बहुत आसान हो जाएगी, अभी मजाक वाली बात लगेगी, बट सीरियसली दिस इज द ओनली थिंग यू कैन इमेजिन। आप माउंटेन के पास खड़े हो, आपको ऊंचे माउंटेन का टॉप देखने को कहा है, ठीक है, तो माउंटेन का टॉप आप ये पहाड़ ऐसे नहीं बनाते रहोगे कि ये पहाड़ है, पेंटिंग नहीं हो रही है। अगर ये भी बनाओगे तो भी ऑलवेज सी कैलकुलेशंस के लिए ना कभी भी कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाए। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कहते हैं कि अर्थ और सन का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इतना है, वो कोई टेप लेकर वहां नहीं गया है नापने के लिए। समझ में आया, जो भी कैलकुलेशंस की है वो हमने एक्यूरेट है, काफी हद तक एक्यूरेट होती है, बट देयरफॉर इट मींस यहाँ से क्या मतलब है कि यू स्टैंडिंग, आप माउंटेन अगर यहाँ पर आप ऐसे माउंटेन बना रहे हो तो यू लुकिंग एट द पॉइंट, या इस माउंटेन में यहाँ पर कोई बकरी है आप उसको देख रहे हो, तो आप ऑलवेज उन सब पॉइंट्स को, जो ऑब्जर्वेशन होता है वो एक पॉइंट बन जाता है कि आप उस चीज को देख रहे हो। बात समझ में आई? जैसे अर्जुन कहता था ना मछली की आंख, तो वो उसको एक पॉइंट था उसके लिए पूरा सीन नहीं था कि यहाँ पर आसपास ये सब है। समझ में आई बात? ये तो आप यहाँ से इस तक समझ में आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो हमेशा एक ग्राउंड लेवल पे खड़े हो गए, या फिर आप अगर ये स्टैंडिंग एट सम हाइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऊपर आपको पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, उससे फिर आप मूव करते हो। ठीक है, अपनी बुक निकालो। इतना अगर लिख लिया है तो टेक आउट योर बुक्स। पहले बुक के एक दो क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, नहीं सॉल्व हुआ, आज जाकर ना इसका टेस्ट होगा ट्यूसडे को, एप्लीकेशंस का ही, विद केस स्टडीज। जैसे कल टेस्ट बना के दिया था, छोटा सा ऐसे ही दूंगी कि आपका विद इन 45 मिनट खत्म होने वाला हो टेस्ट को। समझ में आया? कल 45 मिनट्स में आराम से खत्म हो गया था टेस्ट, ऐसा ही दूंगी जिसमें केस स्टडीज वगैरह सब हो। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे एग्जाम्पल 6, या पहले आओ एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, ये 3 एग्जाम्पल्स हमने करने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4। रीड करो एग्जाम्पल 4 एंड ट्राई टू फॉर्म द फिगर। जैसे लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। बुक नहीं है किसी का? शेयर कर, किसके पास है बुक? और एनसीईआरटी किस किसके पास है? बुक्स लेकर आया करो अपनी एनसीईआरटी एनी टाइम, जिसके पास भी है ओपन करो बुक अपनी। ये लो, किसके पास नहीं है? फोन है, फोन पे एनसीईआरटी ओपन करो, सबके पास है यहाँ पे। अगर फोन है तो फोन पे एनसीईआरटी करके रैशनल कंटेंट, वो कंटेंट पूरा आता है, पीडीएफ है। ठीक है, तो जैसे कहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड कहाँ होगा? पहले तो ग्राउंड के लिए हमें हमेशा, अब बात कर रहे हो मैथ्स की, कोई आप यहाँ पे ग्राउंड या अर्थ बनाने नहीं बैठे हो, तो ग्राउंड का मतलब है आपके लिए एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर एक पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी पॉइंट मार्क करो, यहाँ पर खुद खड़े हो आप, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर ऊपर देख रहे हो कहाँ? टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग को एक नेम दे दो ए बी, और यहाँ पर अब बिल्डिंग देख रहे हो तो कहीं नहीं कि बिल्डिंग की पूरी लेंथ को ऐसे ऑब्जर्व करोगे, वहां पर उसके टॉप वाले पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब फ्लैग इज होइस्टेड, अब फ्लैग भी जो होता है वो डंडा सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर खड़ा किया जाता है, और कोई भी और होगा तो आपके लिए वो रेलिवेंट नहीं है। बात समझ में आई? आप मैथ्स अगर कर रहे हो तो आप यहाँ पर कोई रिसर्च करने नहीं बैठ रहे हो, आप सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यहाँ पर एक फ्लैग होइस्ट किया जा रहा है तो फ्लैग कुछ ऐसा बना होगा, लेकिन वो भी लगा होगा एक पर्टिकुलर डंडे पे, एक पर्टिकुलर रॉड पे। ठीक है, तो यहाँ से एक फ्लैग है। अब
flag is hoisted at the top of the building and the elevation of the top of the building from the point. flag staff हुआ यही flag, ठीक है। इसका टॉप हमने देखा, so like this the angle of elevation is 45 degrees। समझ में आ गया? तो मैंने ये सी लिया। AC is the flag staff। और जरूरी चीज क्या आती है इसमें, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन होगा आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने जो ये सारी फिगर ड्रॉ की है इसमें क्या क्या है। AC क्या है, फ्लैग स्टाफ क्या है, उसकी हाइट हमें निकालनी है। लेट द हाइट बी h meters, AB is the building 10 meters, angles of elevation, angle APB is 30 degree, angle CPB is 45 degree। लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें निकालना है, फिर हमें दो चीजें निकालनी है, एक ये AC और एक BP। तो लेट BP की लेंथ जो हमने ली है वो ले लिया x मीटर। यूजुअली डिस्टेंस को x लेते हो, हाइट को h लेते हो। और एक और टिप ले दूंगी मैं जो काफी काम आएगी। अभी 10th में तो ठीक है ध्यान दे सकते हो, पर आगे अगर कॉम्पिटिशन करते हो तो वहां पर भी बहुत ध्यान आती है। बिकॉज व्हेन यू हैव MCQs होते हैं ना, तो हमें जब भी अपना एक नंबर, हमने कैलकुलेशन की एक नंबर निकाल लिया, वो हमें ऑप्शन में दिख गया, हम क्विकली उसे मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। तो कोशिश किया करो जो चीज हमें निकालनी है उसी को वेरिएबल सपोज कर लो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, जो फ्लैग जिस रॉड पे होइस्टेड है उसकी लेंथ निकालनी है मुझे, तो मैंने इसी को x लिया। मैंने पूरी टोटल बिगिनिंग से लेकर हाइट नहीं ले ली। बात समझ में आ गई? जो चीज आपने निकालनी है, मे बी आपने निकालना हो कि हाउ हाई इज द फ्लैग फ्रॉम द ग्राउंड, तो मैं टोटल हाइट x ले लूंगी। और इसको फिर AC को क्या लिखेंगे? If I take BC as h meters, then what will be the height of AC? 10 minus h या h minus 10? h minus 10, 10 minus h, h minus 10। समझ में आया? बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है। 10 माइनस h ले लोगे गलती से तो क्या होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा, वही सेम नंबर नेगेटिव में आएगा आपको। तो जब कोई ऐसी चीज आती है मतलब आपने कुछ उल्टा सीधा किया हुआ है। बात समझ में आई? इन केस यू आर कैलकुलेटिंग 10 माइनस h ले लिया, उसके बाद क्या आपका आंसर नेगेटिव आएगा। जहां नेगेटिव आएगा ये सोच कर चलना कि आपने कहीं ना कहीं 10 माइनस h की ऐसे कोई गड़बड़ की है, राइट। अब जब भी आपने दो एंगल्स लिखवाने का मतलब पता मुझे क्या होता है, ये दो एंगल्स मैं क्यों लिखवाती हूँ, जो दो एंगल्स लिखे हैं ना वही दो ट्राइंगल्स लेने हैं। APB है, ट्राइंगल APB ले लो। एंगल CPB दिया हुआ है, ट्राइंगल CPB दे। बात समझ में आ गई? अब जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करना है ना, पहले फिगर खुद से ड्रॉ करनी है, जैसे मर्जी बने, फिर देखो कंपेयर करके गलती कहाँ की है। तो APB में आप क्या लिखोगे? APB ट्राइंगल लिया, दिस इज 90 डिग्री एंगल, AB अपॉन BP। मैं हमेशा रेशियो को फिक्स रखती हूँ, मैंने टैन खेला ही नहीं कभी भी। सीरियसली मुझे भी जो मेरे टीचर थे, और आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बिकॉज आई नो कि उन्होंने जो टिप्स दिए हुए हैं ना वो आज तक मुझे याद आते हैं, जो जो बातें सिखाई थी। और उन्होंने कहा था, वो भी हमेशा कहते थे कि कॉट लिखा करो, क्योंकि जो चीज निकालनी है ना, जो एक्स है आपका, इट शुड बी इन द न्यूमरेटर, दैट इज द मेथड दे फॉलो। तो उससे क्या होता है, आप कॉट और टैन में उलझ जाते हो, कॉट ले, टैन ले, 30 ले, 40 ले, राइट। तो क्या करना है, रेशियो को फिक्स करो। AP इज 10, BP आपकी x है, ये आ गया tan 30 1/√3, और डायरेक्टली क्लियर हो गया आपका। BP की वैल्यू आ गया 10√3। आपके सिलेबस में मोर देन 2 राइट एंगल्स वैसे ही नहीं है, 2 ही एंगल्स आएंगे, 2 ही वैल्यूज आएंगी। मोर देन 2 ट्राइंगल्स बनते ऐसे क्वेश्चन हैं, पर वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आपको करवाए गए हैं ना, फ्लैग स्टाफ वाला, या फिर वो जो एक बंदा वहां से वो पावर को देखता है फिर यहाँ मूव हो गया, AB अपॉन BP, ठीक है, AB अपॉन BP tan 30, ठीक है। तो राइट, अब ऐसे हमने ट्राइंगल लिया CPB। अब इसके बाद क्या लेंगे, BC अपॉन BP, और ये आ गया tan 45। जो मुझे सच में 45 डिग्री एंगल दिख जाए ना क्वेश्चन में, मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे पता tan 45 लेना है 1। बात समझ में आ गई?
और tan 45 को sin 45 के साथ कभी भी कंफ्यूज मत करना। ये हो जाएगा 10 प्लस एच, बीपी आपने निकाला है 10√3, दिस इज 1, तो हाइट क्या आ जाएगी 10√3 माइनस 10। ठीक है, √3 की वैल्यू दी हुई है तो ऑफ यू हैव टू पुट इट एंड सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली। ऐसे एग्जांपल 5 स्टार्ट कर दो अब। समझ में आ गया? सो फॉर द मोमेंट आई विल नॉट डू एनी वर्क। आप एग्जांपल 5 खुद सोचो। शैडो ऑफ अ टावर, शैडो कहाँ होती है? हवा में उड़ती है। कहाँ जाती है शैडो? ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल पे। तो शैडो ऑफ अ टावर, टावर को खड़ा करो। ठीक है ना? सो यू हाउ विल यू शो द टावर? ग्राउंड लेवल खड़ा किया हमने, बनाया, एंड द टावर यहाँ पर। ठीक है, अब इसको ऐसे हमने कभी भी बनाना नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। Shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree। तो दो एंगल्स पर, मतलब सन की रेस पड़ रही है दो पॉइंट्स पर, तो कुछ इस तरह से शैडो बन रही है 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर। अच्छा 30 कौन सा होगा, 60 कौन सा होगा? मैं दो पॉइंट्स मार्क करते हैं, आप मुझे बताओगे 30 वाला कौन सा पॉइंट है, 60 वाला कौन सा? 30 वाला कौन सा होगा? ए क्यों होगा? क्योंकि वो छोटा दिख रहा है वैसे भी एंगल। ये थोड़े लॉजिक के साथ, मैं कभी नहीं पढ़ती कि 30 वाला कौन सा है 60 वाला कौन सा है। फिगर को देखो हमेशा, इन केस यू विल टेक दिस एज 30, मान लो कभी ले लिया ना ऐसा, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, वही सेम नंबर आंसर नेगेटिव में होगा। समझ में आ गई बात? लिया जाता है समटाइम्स व्हेन यू आर सॉल्विंग, कभी कभी नहीं ध्यान होता किसी को भी, पर ये चेकिंग के टेक्निक्स होती हैं। दिस इज 30, दिस इज 60, आपका वही सेम आंसर नेगेटिव में चला जाता है कि आपको वो लगेगा कि माइनस में भी आंसर आ गया। ठीक है, तो ए बी इज द टावर, सॉरी यहाँ पे पी क्यू इज द टावर। फिगर बन गई थी गौतम? अब पी क्यू इज द टावर। ठीक है, इसकी हाइट हमें निकालनी होगी तो इसको एच मीटर ले लिया। सन का ऑल्टीट्यूड है फ्रॉम ए एंड बी, तो मैं लिख दूंगी एंगल पी ए क्यू इज 30 डिग्री, एंगल पी बी क्यू इज 60 डिग्री। ये एंगल्स लिखवाने का फायदा एक तो ये होता है कि आपको पता है ट्राइंगल कौन से लेने हैं, देन यू आर वेरी क्लियर अबाउट द फिगर ऑल्सो। अब 40 मीटर लॉन्गर का मतलब क्या है? कौन सा डिस्टेंस 40 मीटर होगा? एवरीवन क्लियर है? ये ईश्वी कौन सा डिस्टेंस है 40 मीटर? ए बी। शैडो इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, वो इतनी लंबी है, कितनी लंबी है 40 मीटर। तो ए बी की लेंथ हमें दे दी 40 मीटर, और बी क्यू को लेंथ को मैं सपोज कर लूंगी x मीटर। अब जो दो एंगल्स हमने लिए हैं ना, वही दो ट्राइंगल्स लेने हैं, पर राइट एंगल के साथ। ये नहीं लेना कि एंगल पी ए बी ले लिया हमने, ट्राइंगल पी ए बी का कोई मतलब नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। तो हम लेंगे ट्राइंगल पी ए क्यू, और एक ट्राइंगल लेंगे पी बी क्यू। ऑफ कोर्स पी क्यू ए लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पी क्यू बी, पी क्यू ए, पी क्यू बी। आरुष नहीं आएगा आज? तो बात हुई है उससे, उसने कहा था संडे रख दो, सैटरडे तो उसका, मुझे मुझे पता है उसका, बट उसने कहा था ना मैं संडे आके टेस्ट दे दूंगा। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी, बट आई नो मुश्किल होता है। एच अपॉन एक्स tan 30 कितना होता है? 1/√3। अब दिस इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। तो यहाँ से आ गया h इज इक्वल टू √3x, और एक मेरे पास आ गया h इज इक्वल टू √3x प्लस 40√3, नहीं x इज इक्वल टू h रूट।
ठीक है ना, मैंने गलत लिखा, बट सिमिलरली जब मैंने यहाँ देखा तो मैं यहाँ पे √3 पुट नहीं कर दूंगी, मुझे पता लग गया कि अब तो कैंसिल हो रहा है, मैंने कुछ गलती की है, तो इमीडिएटली आई लुक फॉर द प्रीवियस स्टेप की गलती कहाँ हुई है। बात समझ में आई? तो h √3 और इसकी जगह आ जाएगा h√3। अब ये मल्टीप्लाई करना आता है सबको, √3 इंटू h√3। गौतम, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3h। ये तो 9th में की हुई चीजें हैं, याद है ना? ये तो 2h विल बी इक्वल टू, कहीं गलती है ना? माइनस आ रहा है ना, तभी तो कह रही है h अपॉन x+40, h अपॉन x यहाँ पर, और यहाँ पर x+40। tan 30 में आपने x+40 यूज करना था, बड़े वाले ट्रायंगल में। ये रहा x+40, ट्रायंगल PQB, है ना? तो PQ अपॉन BP इज tan 60। तो ये आ जाएगा PQH अपॉन x इज √3, h इज इक्वल टू √3h। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास √3h इज इक्वल टू x+40। तो √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x+40। बात समझ में आया? जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशंस में गलती की है, वहां पर सोच कर काम करना। हाँ, तो x मैंने निकाला, h तो आएगा 20√3। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 6। और सबसे इंपॉर्टेंट ये मार्क करना कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो और हमने वो नहीं ड्रॉ किया तो 0 मार्क्स है, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन में अगर फिगर में एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं ड्रॉ किया है ना आपने, वो डॉटेड लाइन करके, चाहे पूरी कैलकुलेशन सही की है, नीचे वाले एंगल सही लिए हैं, आपको 0 मिल सकता है। एग्जामिनर के पास बहुत बड़ा रूम है, वो पूरा कट करके 0 दे सकता है। समझ में आया? दिस इज एक्चुअली ये रूलिंग, ये करवाया भी था, ये बोर्ड ने पूरी दी हुई है हिदायत कि आपने जब फिगर ही गलत ड्रॉ कर दी, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इन एग्जाम्पल नंबर 6, the angles of depression of the top and bottom of a 8 meter tall building from का मतलब आप वहां खड़े हो, जहां from लिखा हुआ है मतलब उस पॉइंट से आप नोट कर रहे हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन का है मतलब किसी ऊंची हाइट पे खड़े हुए हो, लेकिन वो ऊंची हाइट कौन सी है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो जहां फ्रॉम लिखा होता है ना, इसका मतलब वहां से आप देख रहे हो। सो दिस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर खड़े हो आप इसके, और यहाँ से 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहे हो। अब किसी ऊंची जगह से नीचे को देख रहे हो, उसके टॉप को भी उसके बॉटम को भी। दैट मीन्स दिस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग इज शॉर्टर इन हाइट एज कंपेयर टू दिस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगी ना, ये दो एंगल्स बना दिए, आई नीड फर्दर दिस। मुझे डॉटेड दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मार्क्स जिसको मिल जाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी किस्मत समझो कि मिल गए मार्क्स, पूरे के पूरे कट हो सकते हैं। आज से कुछ 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन था, उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करने को कहा गया था, 1 मार्क का था, और अगर किसी ने प्रॉपरली उसे ड्रॉ नहीं किया था तो 0 मार्क्स मिले थे उसमें। तो वहीं से आया था कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं लिया जाएगा, तब भी आपके मार्क्स कट होंगे प्रॉपर। तो दिस, अच्छा ये वाला एंगल क्या होगा और ये वाला एंगल क्या होगा? अब ये ना मैं कभी नहीं देखती कि मुझे कैसे रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ये हमेशा आपके आप अपना क्लियर हो जाएगा। ये छोटा है कि बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस वन? ये छोटा है ना, तो ये होगा 30, और ये क्या होगा 45। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, जहां ये एंड करता है ना, ये 45 यहाँ एंड किया, इसके नीचे लाइन पे आ जाओ, ये 40। समझ में आ गई बात? ये 30 यहाँ एंड किया, इसके नीचे यहाँ पे आ जाओ, ये 30। What we need to find out is the
हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, तो यहाँ पर मैंने हाइट को x लिया है। ए बी इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, उसकी हाइट ले ली h मीटर। अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा मुझे। ईश्वी, बीई की लेंथ क्या है? बीई, ये वाली। धृति, बीई की लेंथ क्या होगी? सीडी कितनी है? तो बीई की लेंथ कितनी होगी? यहाँ पर इसको कुछ नहीं सोचना है, ये आपके मतलब ये वक्त पे कई चीज मिलती है कि ये हमारा इक्वल होगा ही, दिस नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? आपने ये बिल्डिंग से जो लाइन ड्रॉ की है ना, यहाँ से सीधी से, ये 90 डिग्री वाली होगी लाइन, मतलब रेक्टेंगल बनना ही है, पर एक्सप्लेन नहीं करना हमें। जो चीजें आता है ना दिखने में लग रहा है, वो यहाँ पे लगाना है दिखने में, सिर्फ यहीं पे, कहीं और नहीं। एक एरियाज में होता है और एक सर्कल वाले एरियाज में, और वहां पे की वो स्क्वायर दिख रहा है, हाँ वो स्क्वायर बनेगा भी, होगा भी। समझ में आ गई बात? ये तो ये 1 मीटर हो गया। तो व्हाट अबाउट एई? हाँ जी, कैसा बताना, एई की लेंथ क्या आएगी? h-1 समझ में आ गया? ठीक है। आई कुड हैव टेकन एई एज एच ऑल्सो, मैं एई को एक्स वाई कुछ भी ले सकती थी, पर मुझे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो मैंने डायरेक्टली उसी को एक्स ले लिया। अब दो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बने, आपने इसको बता दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है ना? इसको एक्स ले लिया, जो बेस है हमेशा डिस्टिंक्शन हो जाता है कि डिस्टेंस निकाल लिया तो एक्स है, हाइट निकाल लिया तो एच है। नाउ द टू ट्रायंगल्स विल बी ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल ABC। दो ट्रायंगल्स जो लेंगे वो है AED और ABC। AED में आई टेक h-8। अच्छा, BE की लेंथ क्या लोगे? BE, गुरलीन, BE की लेंथ इसमें क्या लूंगी मैं? और tan क्या आएगा इसमें? AED में tan विल बी 30 डिग्री। समझ में आ गया ना? तो h-8 अपॉन x इज 1/√3। अब दूसरा ABC जब लिया है हमने, तो h अपॉन x इज tan 45, डायरेक्टली 1 ले लिया, h इज इक्वल टू x। अब दोनों में से दोनों ही चीजें निकालनी है, जिस मर्जी को रिप्लेस कर दो। नाउ आई हैव सीन, यहाँ से भी ना बच्चे कुछ स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे पता क्या करेंगे वो, फिर कंफ्यूजन आती है या कैलकुलेशन मिस्टेक है। थोड़ा दिमाग लगाया करो, √3h बड़ा है या h बड़ा है? आई हैव सीन कुछ बच्चे ना ऐसे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लिया, मतलब आई फील बेकार का काम कर रहे हो, बेकार की मेहनत कर रही हो, ये कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद यहाँ से h कॉमन लिया, ये 1 - √3 हो गया। फिर सोचते हो आंसर नेगेटिव में आ गया, क्या करें, माइनस कॉमन लेते हैं नहीं लेते हैं, है ना? सब्जेक्टिव पेपर है ना, ऑब्जेक्टिव में तो आप कहोगे 8√3/√3 -1 लिखा है तो चल गया। तुक्का मार के जो बच्चा यहाँ तक पहुंच गया ना, उसको बस माइनस प्लस के साइन में कंफ्यूजन आई, ऑप्शन दिए होंगे वो फिर भी मार्क कर देगा एक आंसर, ठीक है ना? लेकिन कोशिश किया करो, जो आपका वेरिएबल है ना, जब आप स्पेसिफिकली जब कोई डिस्टेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो या हाइट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर कोई स्टेटमेंट हम सॉल्व करते हो, तो आपका जो वेरिएबल है वो प्लस में रहे। तो बेटर यह है, √3x जो है वो बड़ा है, ये h है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इस h का कोएफिशिएंट √3 है, जो वैल्यू होती है 1.732, विच इज बिगर, सो आई टेक दिस वैल्यू हियर। मैं शिफ्टिंग करूंगी तो इसको यहाँ लेके जाऊंगी और इसको यहाँ ले आऊंगी, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगा। तो √3 - 1 into h is equal to 8√3। So h will be 8√3 upon √3 - 1। बिल्कुल रैशनलाइज करो इसको, इसके बाद प्रॉपर सॉल्व करके लिखना है। √3 की वैल्यू दी हुई है तो वो भी डालनी है, नहीं दी हुई तो एज इट इज उसको पर रैशनलाइज जरूर करो, ठीक है? समझ में आ गया? ये 3 क्वेश्चन हो गए, पर होगा कोई किसी में देखना पड़ेगा, सब डेस्क पे गए हुए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, क्वेश्चन 11 भी करना है इससे पहले, और एक क्वेश्चन नंबर 8 स्टैचू वाला क्वेश्चन। पहले कौन सा करोगे? क्वेश्चन 8 कर लो स्टार्ट। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 14, ये 3 करवा रही हूँ मैं आपको, और 15 भी, ठीक है? 8, 11, 12, 8, 11, 14 एंड 15।
बाकी आई थिंक कर सकते हो। A statue 1.6 मीटर टॉल। करना एग्जाम्पल समझ। नहीं मतलब मुझे मुश्किल नहीं लगा तक करवाने वाला। अगर बात समझ में आती है ठीक है, वरना मैं करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 करवाना है इसके बाद। स्टैचू, बिकॉज वो पेडेस्टल दिया हुआ है, स्टैचू दिया हुआ है, ठीक है। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। तो pedestal of course एक हमने जिसका बेस दिया हुआ है वो हुआ, उसके ऊपर एक स्टैचू बना के रखा हुआ है। इसके जो pedestal और ऐसे स्टैचू, अब हम ऐसे नहीं चीजें देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये लुकिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैचू। बात समझ में आई? तो कहते हैं कि अगर आपने यहाँ तक देखा या इस पॉइंट तक यहाँ तक देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज नहीं होगा आपका। बात समझ में आई? तो पेडेस्टल ऑफ कोर्स ग्राउंड, कुछ हाइट पर पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैचू है, उसकी हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। और ये क्लियर कर लिया करो हाइट 1.6 कहां तक ले रहे हो। समझ में आ गया? आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं है तो ड्रॉ द फिगर जैसे मैंने ड्रॉ किया कि ये बी तक ही है। समझ में आया? और अच्छे से कर दो इसको। ये मैं थोड़ा सा आगे ले गई ना, कंफ्यूजन और रहेगी फिर। ये यहाँ तक लेकर आओ, राइट। From a point, नहीं, a 1 point, statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground। अब ग्राउंड पे कहीं खड़े होकर आप इसको देख रहे हो। The angle of elevation of the top of the statue, यहाँ टॉप पे देखा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, बॉटम ऑफ स्टैचू कहा जाए यार या फिर टॉप ऑफ पेडेस्टल कहा जाए, इट्स 45 डिग्री, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल का है, मैंने उससे क्या ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री में ना स्ट्रेट लाइन ही है हमारे पास बस। जब फिगर ड्रॉ कर रहे हो तो वी हैव स्ट्रेट लाइन, चाहे वो उसको टॉप ऑफ बिल्डिंग लो, टावर लो, लाइट हाउस लो, कुछ भी ले लो, वी हैव शेप्स ओनली, उसमें स्ट्रेट लाइन ही बनकर आ रही है। ये 90 डिग्री एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है ना। आपने ये पॉइंट डी ले लिया जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। एंगल ए डी सी इज 60 डिग्री, एंगल बी डी सी इज 45 डिग्री। अब दो ट्राइंगल्स बनते हैं, ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल बीडीसी। AC अपॉन CD tan 60, ठीक है। और यहाँ से BC अपॉन CD tan 45। नीचे था कोई? तो H क्या आ जाएगा, 1.6 अपॉन, कर लिया ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर दो। इफ दिस इज डन, हो गया, समझ में आ गया? कायशा हो गया तो सॉल्व, इस भी सॉल्व हो गया, है ना। जो अब ये कैलकुलेशन कर रहे हो ना, दिस इज द रियल कैलकुलेशन जो हम देख रहे हैं कि यहाँ खुद सॉल्व करके फिर आंसर कंपेयर करते हो। चलो अब करो क्वेश्चन नंबर 11। मैं तब तक ना जो मुझे क्वेश्चन करवाने हैं आपके असाइनमेंट में से वो देखती
जियोमेट्री मैंने कभी डाउनलोड नहीं की क्या? क्या होगा उसकी बात नहीं है। फिर तब क्या पूछने के लिए? हाँ जी, क्वेश्चन 11 हो गया। A TV tower stands vertically on the ground from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree from another point 20 meters away. Hopefully सबका हो चुका है ये क्वेश्चन। The angle of elevation of top of the tower is found to be 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. और ये 20 meters away। हो गया सबसे? फिगर कुछ ऐसे बनी है। दो तरह की फिगर बनती है, या ऐसे बनेगा या दो बिल्डिंग आसपास खड़ी हुई है, यहाँ से ऐसे कुछ देख रहे हो, यहाँ से ऐसे देख रहे हो। मतलब आफ्टर सच में कह रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को स्ट्रीमलाइन करके लगातार इसको प्रैक्टिस कर लो ना, आज 2 घंटे लगाकर जाकर ये चैप्टर कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस, मतलब यू नोटिस आपकी फिगर कुछ ऐसे ही, या तो ऐसे बन जाएगी, या एक पॉइंट से ऐसे दो चीजों को देख रहे हो, कुछ ऐसा बनेगा, या फिर दो बिल्डिंग आमने सामने खड़ी है, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। Always like something like that, this only is forming, otherwise कुछ और नहीं ऐसा बन रहा। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सबका? किसी को मुश्किल है? आंसर पीछे मैच हो गया ना? क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 14 आ जाओ। 14th वन इज इम्पोर्टेंट। इसमें ना, क्योंकि एयरप्लेन वाले क्वेश्चंस भी बहुत है, फिर वो एरोप्लेन उड़ रहा है, वो पास आ रहा है, दूर जा रहा है, स्पीड निकालो और वो हाइट निकालो, समटाइम्स वो कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकालो। ठीक है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind. So the girl 1.2 meter tall, मतलब वो किसी हाइट पे खड़ी हुई है। So this is 1.2 meter tall। यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। Spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degrees. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree.
Find the distance traveled by the balloon during the interval. जो 88.2 मीटर हाइट दी हुई है वो इस फिगर के हिसाब से या जो आपने ड्रॉ की है उसके हिसाब से 88.2 मीटर वो कौन सी हाइट है, कौन सी लाइन सेगमेंट है जिसकी हाइट 88.2 होगा? एच ई और सी डी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर ए बी 1.2 मीटर दिया हुआ है तो इससे हम और क्या निकालेंगे? 1.2 मीटर और किस किस की हाइट है? एफ डी की और जी एच। ठीक है। सो व्हाट अबाउट सी एफ? सी एफ की हाइट क्या होगी? 88.2 माइनस 1.2, ये शो करना होगा आपको। 88.2 माइनस 1.2 मीटर इज इक्वल टू 87 मीटर। तो आपकी जो सी एफ की लेंथ है वो 87 मीटर है। व्हाट अबाउट ईजी? ये भी कितनी आएगी? 87। बात समझ में आ गई सबको? ये पहली चीज तो हमें ये चीज नोट करनी है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं और जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है आपने वही ट्राइंगल लेनी है। आपको एक ट्राइंगल लेना होगा। फिर 60 डिग्री जहां पे दिया हुआ है कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल सी ए एस। और दूसरा हो जाएगा ई ए। एक तो कल आपका सर्कल रिवाइज होगा, जो सर एरिया वाले क्वेश्चन नहीं हुए थे वो करवाऊंगी। प्लस थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री जो आज एक दो क्वेश्चन रह जाएंगे स्पेशल वाले, क्लाउड वाला क्वेश्चन है, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगता है बहुत ज्यादा वो ये वाला कि वन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव अदर। एक कभी कभी दिया होता है कि वन इज ओवर द अदर, कभी कभी होता है वन इज बिलो द अदर। तो हाँ, दोनों ही करवाए हुए क्लास में। वो दोनों देख लेना बिकॉज दिस टाइम वो मतलब दिमाग में बहुत बार वो क्वेश्चन आ रहा है तो। और उन दोनों को वन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप ऑब्जर्व करते हो। ठीक है ना? दोनों को सबसे चलिए कॉल मार एरिया से आपको हो जाएगा। हिल इज हेयर। नव्या, गौतम, धृति। नव्या नहीं आई आज। हाँ, नव्या नहीं आई आज। क्या हो गया उसका? सानवी भी नहीं आई आज। जसमीत, सायशा, दर्पण, कबीर, प्रयास, आरुष, ऋषि, सिंधन, गुडी। नव्या और सानवी है ना मिसिंग। हो गया बच्चों सारा सॉल्व होती है? अब समझ में आ गया? हाँ जी। अब फिगर में कंफ्यूजन है? सॉल्व तो मैं करवाऊँ, ये हो गया सॉल्व? हो गया। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। डन एवरीवन। 15 क्वेश्चन सबका हो गया ना? कैलकुलेशंस नहीं करवा रही हूँ मैं। क्वेश्चन 14 तक आपका सबका हो गया। ठीक है। बिकॉज आई वांट थोड़ा एक दो क्वेश्चन तो और कवर कर दूं आपके। डन। अब क्वेश्चन 15 पर आता हूँ, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है। और क्वेश्चन 16 बुक में दिया हुआ, पुरानी वाली बुक्स में, नई वाली बुक में दिया हुआ क्वेश्चन 16 कोई। ये ना लास्ट ईयर सैंपल पेपर में था, मैंने लिखवाया। अभी होगा तो लिखवा भी देती हूँ। इसे करना कैसे है, इसका एक ही टेक्निक है करने की। क्वेश्चन 15 में लिखा हुआ है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ये हाईवे और ये फुट ऑफ टावर। ठीक है। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। वो कार देख रहा है दूर से और एंगल ऑफ डिप्रेशन है
30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री. Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car. अब 6 seconds क्योंकि कार चल रही है यहाँ पर, टावर के पास जा रही है, तो वो पॉइंट बी पर आएगी, टूवर्ड्स द टावर हो जाएगा. ठीक है, तो उसने कहा कि आफ्टर 6 सेकेंड्स, तो ए बी का डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो 6 सेकेंड्स में कवर किया है, ए बी 6 सेकेंड्स नहीं है. समझ में आ गया? ए बी लेंथ है, वो मीटर्स में सेंटीमीटर्स में दी जाएगी, टाइम में नहीं दी जाएगी. ठीक है, ए बी डिस्टेंस इज कवर्ड इन 6 सेकेंड. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमने देखा वो कार का था 60 डिग्री का. तो कहते हैं यहां से अब अगर कार को टावर तक पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस जिसे मैंने ले लिया एक्स, बी डी डिस्टेंस जिसे मैंने ले लिया वाई मीटर. So the car has covered X meters in 6 seconds. कार की स्पीड क्या हो गई? X meters per 6 seconds. X divided by 6 meter per second. है ना? इतना मत सोचना, इतना कंफ्यूज मत ही करना. हमने बस इतना कहा है, the car has covered X meters in 6 seconds. तो Y कवर करने में कितना टाइम लगेगा? In how many seconds? बात समझ में आई कि अगर x को कवर करने में 6 मिनट लगे हैं, 6 सेकंड लगे हैं, तो y कवर करने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो हमारे पास दो एंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं. 90 डिग्री वाला एंगल ले लिया हमने, ट्रायंगल लेकर v, कुछ नहीं करेंगे, अपनी ट्रिग्नोमेट्री चुपचाप से लगाओ. तो CD अपॉन y इज tan 60, CD अपॉन x, है ना? हाँ, x प्लस y tan 30. CD is equal to √3y. CD is equal to या √3 CD is equal to x plus 1. यही आया. CD की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी. तो कहते हैं x मीटर्स कवर किया है 6 सेकेंड्स में, है ना? और x कितना दिया हुआ है? 2y. तो इसका मतलब 2y मीटर्स कवर किया 6 सेकेंड्स में. अगर y मीटर्स कम करना है, y मीटर्स कवर करना है, डिस्टेंस क्या हुआ? कम हुआ ज्यादा हो गया? पहले डबल था, अब क्या हो गया? हाफ. तो टाइम भी क्या हो जाएगा? कम डिस्टेंस, टाइम कम या ज्यादा? कम. तो उसको डिवाइड किससे करेंगे? 2 से. प्रोपोर्शनेटली कम होगा ना. So in another 3 seconds the car will reach the foot of the tower. ठीक है, क्वेश्चन 16 लिख लो. The angles of elevation, ये असाइनमेंट में से लिखा होगा मैंने, ऐसा हो नहीं सकता. बाकी अगर नहीं लिखा हो तो आई कैन नॉट बी वेरी श्योर, मुझे याद नहीं याद. Angles of elevation of the top of a tower, top of a tower from 2 points, from 2 points at a distance of 4 meters and 9 meters from the base of the tower. And in the same straight line. And in the same straight line with it are कॉम्प्लीमेंट्री लिखा था पहले, पर आपको जब कॉम्प्लीमेंट्री वाली एक्सरसाइज थी तब के लिए था, तो फिर उसके बाद इसको चेंज किया था. आर 30 एंड 60 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द.
ये ना एक फॉर्मूला बनकर आता है, हाँ? तो मैंने कहा था ये फॉर्मूला बन के आता है, 4√3 भी आएगा, 6/√9/√3 भी आता है, ऐसा भी कुछ आता है, बट दैट्स हाँ, दो आंसर नहीं आएंगे ना, एक ही आएगा आंसर। दो आंसर आएंगे, उसको कंपेयर करके फिर हमें करना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज बेसिकली अ फॉर्मूला। ये 30-60 पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर आप 20-70 भी लोगे ना तब भी आंसर वही आएगा। 9√3 नहीं होगा ना बच्चे, 4√3 9√3 नहीं होगा। नहीं, बता रही हूँ। दूसरा वाला भी लो, दो ट्राइंगल्स लो, दोनों से आपने आंसर निकाला, ठीक है। हाइट हम हो गई ये, 5 मिनट वेट कर लो या बैठ ही जाओ, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। कनिष्ठा आ रही है? नहीं? तुम हो? हाँ, 4√3 भी और 3√3 भी, ठीक है। तो एक एंगल है ऑफ कोर्स, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60। ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंगल्स की, मतलब अगर ये जिनका भी सम, जब भी ये एंगल्स का सम, ऐसे दो एंगल्स का सम 90 आएगा, ये क्वेश्चन तब भी हमेशा वही आंसर देगा। तो ये है 4 मीटर और ये है टोटल 9 मीटर। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा 9 नहीं है, फ्रॉम द बेस द डिस्टेंस इज 9 मीटर ऑफ टू स्टोन्स। तो आपने कहा h/4 इज tan 60, और एक कहा गया h/9 इज tan 30, ठीक है। यहाँ से आ गया h इज इक्वल टू 4√3 और यहाँ से आ जाएगा √3h इज इक्वल टू 9। क्लियर हो गया? दो इक्वेशंस है, ऐसे लिख लो मैं इनको। क्लियर हो गया? जिससे क्लियर कट फॉर्मूला होता है ये। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों की राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो। समझ में आ गया? ये कट गया, x² किसके इक्वल आ गया? 36। तो h किसके इक्वल आएगा? तो इट्स ऑलवेज, जब डिस्टेंस 9 और 4 दिया है ना, तो आपने 9 और 4 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है, हमेशा वही आंसर होगा। तो दिस इज अ फॉर्मूला दैट डिस्टेंस अगर a और b दिया हुआ है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ ab इज द हाइट ऑफ टावर। बेसिक फॉर्मूला है ये। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे होता है, जब आपने एक्सरसाइज पहले होती थी तब ये क्वेश्चन तब सॉल्व करवाते थे कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पर। दिस इज नॉट 30 एंड 60, 20, 70, 25, 65 कुछ भी हो सकता है आगे, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तो आपने एक सिंपल नंबर निकाला है। हाइट दो तरह से कैसे आपको जस्टिफाई करोगे, करके देख ले। एच इवन नहीं आएगा बेटा, आपने आपने वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। अगर इक्वेशन में से दोनों ही वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे तो वो कुछ भी कर दो, माइनस कर दो दोनों को, है ना। अपने वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं करना है, आंसर निकालना है। वो तो हम अभी वेलिया मार रहे हैं बैठकर कि आ जाओ, है ना। और जो मैं आई सॉ दिस क्वेश्चन एंड इट सेज कि वो प्रूव दैट 2 = 3 या 2 + 2 = 5, है ना। तो वो हमने भी बहुत बार देखे थे क्वेश्चन, पर उसकी बेसिक गलती क्या होती है, पूरी मैथ्स आज तक बन गई है लेकिन डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। तो जब वो ऐसे 2 - 2 का, आई डोंट रिमेम्बर द कैलकुलेशंस, पर मुझे भी यही कहा गया था, उसने यहाँ से 5 कॉमन लिया और यहाँ से 3 कॉमन लेकर ना 2 - 2 यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, फिर क्या ये कैंसिल हो गया। ये नहीं कर सकते, दिस इज द बेसिक फॉल्ट इन दिस मेथड। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो ना, कोई पूछता है आपसे कि इसने गलत क्या किया है, ये बेसिक्स कोई नहीं सिखाता आजकल टीचर का ना, मार्क्स लो। ये 2 - 2 मीन 0, डिविजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, कभी 1/0 को इंफिनिटी करते हो आप, वो पॉसिबल, डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्टेप में सबसे बड़ा ही फॉल्ट ये है कि आपने जब 2 - 2 को कैंसिल किया, वो कैंसिल कर ही नहीं सकते। समझ में आ गया? कल कोई पूछे ना कि क्या गलती है इसमें, या तो प्रूव कर दिया, बोलो ये आप नहीं कर सकते। अगर 2 - 2 से आप डिवाइड कर सकते हो तो आपने मतलब मैथ्स में एक नया चैप्टर खोल दिया, नई रिसर्च शुरू कर दी, उसको शुरू करो, आगे लेकर चलो। ऑब्वियसली जो चीजें मैथ्स में इम्पॉसिबल है वो अब तक इम्पॉसिबल ही है ना। आज से 20 साल पहले भी वही कह रहे थे, आज भी वही कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब तुम कह रहे हो ना डिवाइड कर दे, कर दो, उससे क्या होगा, तुम्हारा वेरिएबल खत्म, उसके बाद क्या, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हो, है ना। So an aeroplane while flying at a height of 3125 meters from the ground passes vertically below. इसकी फिगर बनाओ, एंड एरोप्लेन, उसको स्टार्टिंग पॉइंट लिखो, ये किसी और एरोप्लेन के वर्टिकली बिलो पास कर रहा है। तो 3125 हाइट कौन सी होगी वो आपको मेंशन करना है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग,
हवा में एयरप्लेन उड़ रहा है, उसके बिल्कुल नीचे एक और एयरप्लेन है, ऐसा कुछ फिगर है, ठीक है। ये एरोप्लेन अपना मजे से उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। सो एट सम पॉइंट ही ऑब्जर्व दैट उसके बिलो, उसके बिल्कुल नीचे अनदर एरोप्लेन है। और जब ऐसा सिचुएशन आया, आपने फ्रीज कर दिया, आपने वीडियो को पॉज कर दिया, है ना। उसके बाद आपने कहा कि यहाँ से आई सॉ द सिचुएशन, यहाँ से मैंने देखा दोनों के एंगल्स ऑफ एलिवेशन। अब इस सिचुएशन को अगर आपने इमेजिनेशनली लगा लिया तो दिस इज समथिंग, या गेम प्ले कर रहे हो, या आप देखते हो व्हेन यू सी दिस रिपब्लिक डे परेड, वो सब होता है, या फिर जब काउंटर अटैक्स होते हैं या अटैक्स होते हैं, वो ये चीज है। बात समझ में आई कि आपने अपने, दिस इज द एनिमी प्लेन, आपका नीचे है या आपका ऊपर है, तो आपको उस पर बॉम्ब ड्रॉप करना है। दिस इज हाउ द सिचुएशंस वर्क। समझ में आया? तो दिस इज ए, दिस इज बी। दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है ऑफ कोर्स, छोटे वाला 30 डिग्री होगा, बड़े वाला 60 डिग्री होगा। अब मुझे बताओ 3125 हाइट जो है वो कौन सी होगी, बीसी या एसी? बीसी और एसी? बीसी, because this aeroplane passes vertically below another plane, so this height is 3125, और इसको आप चाहे h ले लो, because distance between two planes का है। अब ये फिगर बिल्कुल सही होगी, बन गई थी ये। गौतम, क्यों बेटा इधर आके बैठना, फिर उधर जरूरी है उधर जगह बैठना हमें, बिल्कुल लगा। फोन है आपके पास? असाइनमेंट ओपन करिए, अभी मैंने रिसेंटली भेजी है। कोई और नहीं आएगा तेरा साथी वगैरह? कोई भी नहीं है? तुम पढ़ोगे आज? वेरी गुड। मैं तब चाहिए, कल मैंने कौन सी वाली करवाई थी बुक में? मास्टर माइंड जो मुझे याद आ रहा है, पर वो है कहाँ अभी? ये नहीं, ये तो है जो कहता है, मैं यहीं पे रख के गई थी, कल स्टार्ट करते हैं। हाँ, पेन भी ले ली ये लोग, ये चलता नहीं है ये लोग, वरना कोई भी ले। हो गया सॉल्व है, ठीक है। अच्छा, कल ना मैं प्लेन वाले क्वेश्चन, एरोप्लेन वाले जो है ना, स्पीड वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस बलून वाला क्वेश्चन, वो और एक हाइट ऑफ द क्लाउड वाला क्वेश्चन, है ना। वही क्लाउड वाला क्वेश्चन होता है, वो क्लाउड कह लो या वो प्लेन कह लो या वो बर्ड कह लो, वो क्वेश्चन भी इसमें लिखा हुआ है। ये असाइनमेंट जो बनाई है ना, इसमें सारे क्वेश्चन है, वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी होना चाहिए। आई डोंट स्पेसिफिकली रिमेम्बर, पर होना चाहिए, ठीक है। बताती हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लो बस, इसके बाद तो जा सकते हो।
मैंने सर्कुलर क्वेश्चन लिखा ही नहीं हुआ इसमें, यही बात। और ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी नहीं लिखा हुआ। चलो मैं अपडेट करके ना इसको, 2 क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए वो मैं लिख दूंगी, ये वाला कर लेते हैं। दिस इज हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, क्या वाला क्वेश्चन लिखा नहीं। स्पीड वही रहेगी, चाहे 2 पॉइंट्स को कंबाइन करो चाहे ना, ठीक है। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस से दूर जा रहा है, लाइट हाउस वर्टिकल लाइन, ये सी लेवल हो गया यहाँ से, ठीक है। ए बी इज द लाइट हाउस, टेक्स 2 minutes, लाइट हाउस 100 meters high, takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top from 60 to 30 degree। तो 60 से 30 डिग्री, पहले तो ये फिगर सबसे बन गई थी कि नहीं, एवरीवन फिगर बन गई थी। लाइट हाउस, बोट चल रही है, दूर जा रही है, सी से बी पे पहुंच गई, 60 और 30 हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द जो ये एंगल चेंज हुआ है ना, सीडी डिस्टेंस कवर हुआ है 2 minutes में, द डिस्टेंस सीडी इज कवर्ड इन 2 minutes। गौतम फिगर बन गई थी। तो आप ट्राइंगल लोगे, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60, और फिर लेंगे ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30। So distance CD is equal to 100√3 minus 100 by √3। तो ये आ जाएगा 300 minus 100 by √3, यही आ रहा है, which will be 200 by √3 meters, है ना। इतना क्लियर हो गया, CD डिस्टेंस निकला 200 by √3 meters। Now this distance is covered in, क्या लगा टाइम इसको, 2 minutes। दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 minutes। अब उसने कहा है स्पीड निकाल लो, और वो भी आसान वाला काम है, मीटर्स पर मिनट में। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई सॉ दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, हो ना, उसने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ था, जिसको डिस्टेंस और स्पीड में मुश्किल आती है, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस को कवर कर देती हूँ, डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस को कवर कर दिया, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे टाइम को मैंने कवर कर दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर मैं स्पीड को कवर कर देती हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर किसी को मुश्किल है तो ये चीज देख सकते हैं। बात समझ में आई। डिस्टेंस को मतलब वो फिगर में ऐसे उसने डिस्टेंस को ऐसे रखा हुआ था, इस पे फिंगर रख दी डिस्टेंस पे, उसने कहा डिस्टेंस इज इक्वल टू इन दोनों को, बिकॉज दे आर इन द स्ट्रेट लाइन, इनको मल्टीप्लाई करो। अगर मैंने टाइम को कवर कर दिया तो डिस्टेंस इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड दे आर फॉर्मिंग अ फ्रैक्शन, तो डिस्टेंस ऊपर होगा, नीचे टाइम स्पीड होगा। और इसको अगर याद करना है तो हमने इसे अल्फाबेटिकली लिखा है, पहले डी आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा 200√3 divided by 2, which will be 100 by √3 meters per minute। इसको चेंज, इसको कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। चलो जाओ, इंटू √3 डिवाइड बाय 3, ये ले, ठीक है। ये आ जाएगा 173.2 डिवाइड बाय 3। अब बता, हो गया।